Hello everyone, how are you all? So I welcome you to the channel Let's Crack CBSE। बच्चों मैं आज लेकर के आया हूं आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी जिसको सुनने के बाद आप बहुत खुश हो उठेंगे। ऐसी कौन सी खुशखबरी है वो अभी इस वीडियो में आगे हम लोग जानने वाले हैं। तो आज मेरे पास बेसिक वालों के लिए भी एक खुशखबरी है और स्टैंडर्ड वालों के लिए भी एक खुशखबरी है। तो बच्चों हम लोग क्लास में क्या कर रहे हैं उससे पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बता देता हूं। Already you know that I am Shivam Agrawal with more than 6 years of teaching experience teaching you mathematics on an academy and more than 2000 students mentored by me under 10th CBSE and 12th CBSE mathematics. Also I am motivational speaker and trainer. Many sessions हम लोग बहुत सारे सेशंस YouTube पर भी कर चुके हैं और वैसे भी मैं बहुत सारे सेशंस बच्चों कर चुका हूं जिसमें आप लोगों की पर्सनल ट्रेनिंग भी की जाती है। आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका भी वहां पर सॉल्यूशन किया जाता है। सो बच्चा लोग आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एक बार मैं अपने पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि हमारा जो पैटर्न है वो पूरा बदल चुका है। जो हम बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उसका पूरा पैटर्न बच्चों बदल चुका है। तो अभी भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो यहां से समझ सकता है कि किस पैटर्न पर हमारा पेपर आने वाला है। तो देखो मैं आपको बताता हूं कैसा आपका पेपर होने वाला है। तो ये इधर देखो बच्चा, ये है हमारा बोर्ड्स का 2021 का पेपर और वो पेपर कैसा आने वाला है देखो। ये है आपका बोर्ड एग्जाम 2021 जो ऑलरेडी टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। कौन कौन से टू पार्ट्स हैं उसके? पहला पार्ट है ए और दूसरा पार्ट है बी। ये है हमारे दो पार्ट्स जो हमें बोर्ड एग्जाम 2021 में देने हैं, जिसमें हमारे पास पार्ट ए में भी बेटा सब कैटेगरीज है दो, जिसमें फर्स्ट का नाम है फर्स्ट और सेकंड का नाम है सेकंड। अच्छा, इस फर्स्ट में आपको मिलेंगे 16 वन मार्क के क्वेश्चंस। कितने मिलेंगे? 16 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। सेकंड में आपको क्या मिलने वाला है यहां से देख लो। इसमें तो आपको मिल गए 16 क्वेश्चंस और सेक्शन सेकंड में आपको मिलेंगे 4 केस स्टडीज क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 4। और हर क्वेश्चन में कितने पार्ट्स होंगे बच्चा? 5 पार्ट्स होंगे। लेकिन आपको 5 पार्ट्स नहीं करने हैं, आपको करने हैं केवल 4 पार्ट्स, यानी कि 16 मार्क्स का होगा आपका पार्ट सेकंड। इसका मतलब टोटल जो पार्ट ए है वो आपको देगा बच्चा 32 मार्क्स। इसमें तो एक बच्चा आराम से पास हो सकता है, लेकिन पास नहीं होना है हमें हमें 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं ना बच्चों। तो देखो पार्ट ए हमारा 32 मार्क्स कैरी करेगा। इसके बाद पार्ट बी की बात कर लेते हैं। तो पार्ट बी में क्या है देखते हैं। सबसे पहले 2 मार्क के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। 2 मार्क के कितने क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। 21, 22, 23, 24, 25, 26 यानी कि 6 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क ईच, यानी कि 12 मार्क्स। और ये 6 मार्क्स कौन से हैं? वेरी शॉर्ट आंसर, यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद बच्चों यहां पर देख लेते हैं हम 3 मार्क्स के भी हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 यानी कि 7 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क ईच, यानी कि 7 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क ईच, यानी कि हो गए 21 मार्क्स आपके यहां से। उसके बाद बच्चा हमें क्या दे रखा है देखो ध्यान से। उसके बाद कह रहा है 34, 35, 36 यानी कि 3 क्वेश्चन बच्चों 5 मार्क्स के भी आपको मिलने वाले हैं। यानी कि एक खुशखबरी की बात तो यहां से ये भी हो गई बच्चों कि लॉन्ग आंसर जिनसे आपको डर लगता था वो सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन ही इस बार मिलने वाले हैं। केवल 3 ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो लॉन्ग होंगे, जो आपका ज्यादा टाइम लेकर के जाते हैं। तो यहां से बच्चों आपको मिलेंगे 48 मार्क्स और जब हम 48 मार्क्स को 32 के साथ प्लस करते हैं तो ये बन जाता है बच्चों 80। यहां तक सबको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है? इस फॉर्मेट को बच्चों यहां से नोट कर लो जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत आने ना पाए। यहां तक बच्चों इस बात को नोट कर लो सभी बच्चे बहुत ध्यान के साथ में। इसके बाद बच्चों आगे की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो मैं आपको यहाँ पर फॉर्मेट भी समझा देता हूँ कि हमारा पेपर इस बार किस फॉर्मेट पर आने वाला है। हमने ये तो देख लिया कि हमारा वेटेज क्या होने वाला है। अच्छा, स्टैंडर्ड मार्क्स का जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का जो वेटेज है और जो बेसिक मैथमेटिक्स का वेटेज है वो अलग अलग है। दोनों का वेटेज अलग अलग है, ये ध्यान से नोट कर लो। एक सा वेटेज नहीं है दोनों का। क्या वेटेज है उसको भी देख लेते हैं। तो ये स्टैंडर्ड वालों की बेटा मैं पहले आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान से देख लो। पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं वो स्टैंडर्ड की बात करने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड का क्या वेटेज है देखो। रियल नंबर बच्चा कितने नंबर का हमारे पास रियल नंबर इसके अंदर आ रहा है, ध्यान से देख लो।
तो रियल नंबर आ रहा है हमारे पास 6 मार्क्स का, यानी कि इसमें से लॉन्ग आंसर आने की भी चांस बन जाते हैं। इसके बाद तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया पॉलिनोमियल। पहले ये पॉलिनोमियल बेटा केवल 5 नंबर का आया करता था, लेकिन अभी इसको इन्होंने क्या कर दिया है, अभी इन्होंने इसको बेटा 7 मार्क्स का कर दिया। तो यानी कि पॉलिनोमियल भी हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर लीनियर इक्वेशन में ऑलरेडी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कट चुका है, बचते हैं आपके पास 3 मेथड्स। तो इसमें भी हमें बहुत ध्यान रखना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी क्योंकि 7 मार्क्स का है, तो ये भी एक अच्छा वेटेज कैरी कर रहा है। बात आप लोग समझ रहे हैं बच्चों। लेकिन इसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये 5 नंबर का है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी पहले 5 नंबर का हुआ करता था, लेकिन इसको बढ़ा करके 7 करा गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले भी 4 या 5 नंबर का था, वो अभी भी 4 या 5 नंबर का ही है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमारा डिडक्ट किया जा चुका है। इसके बाद एक अच्छी खबर भी है स्टैंडर्ड वालों के पास, कि स्टैंडर्ड वालों को जिनको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से डर लगता था, वो अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को छोड़ भी सकते हैं। छोड़ने का मतलब ये है कि खाली फॉर्मूला पढ़ के चले जाओ, एक नंबर में आपसे क्या पूछेगा, कोई एमसीक्यू या फिर एक नंबर का कोई शॉर्ट आंसर ही आपसे पूछा जाएगा। मान लो अच्छे एनएथएम पूछ लेगा आपसे, इससे ज्यादा क्या ही पूछेगा वो आपसे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम छोड़ भी सकते हैं बच्चा लोग, छोड़ने का मतलब समझ लिया हमने। लेकिन इसके बाद ट्राइंगल्स, जो कि ऑलरेडी बहुत बड़ा चैप्टर है, वो हमारे पास कितने मार्क्स का आने वाला है, 8 मार्क्स का, तो इसको भी छोड़ना नहीं है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने का आएगा, 7 नंबर। यानी कि जितना वेटेज मैंने आपके सामने लिखा है 41 मार्क्स आपके कैरी करेगा बच्चा। कितने कैरी करेगा, 41। तो यहां से जो मेन बात हमें समझनी है वो क्या समझनी है, कि ये जो पॉलिनोमियल है और ये जो हमारे पास ट्राइंगल्स है और जो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इन 3 को चैप्टर्स को बहुत डिटेल में करना है, क्योंकि ये हमारा सबसे ज्यादा वेटेज इसके अंदर कैरी करने वाले हैं। और ट्राइंगल्स तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वैसे भी आता ही है। इसके बाद रेस्ट चैप्टर्स की भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो रेस्ट चैप्टर्स जो हमारे हैं वो भी देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में भी बच्चों को बहुत डर लगता है। अब यहाँ से जो 4 नंबर का आ रहा है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ से 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर कोई नहीं आने वाला। यानी कि शॉर्ट हो सकता है कि 2 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है एक शॉर्ट आंसर आ सकता है। तो यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत, जो प्रूविंग के क्वेश्चंस होते हैं बड़े बड़े, उनको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो एक घपला कर दिया। जो हाइट एंड डिस्टेंस आपका चैप्टर है, पहले ये 3 नंबर का रहता था। कितने का रहता था, 3 या 4 नंबर का रहता था। इसको इन्होंने कितने का कर दिया, यहाँ पर 8 नंबर का। यानी कि ये वाला चैप्टर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ सकता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यही सब इस चैप्टर के अंदर होता है। फिर सर्किल भी 4 नंबर का है, इसका मतलब सर्किल में से भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, शॉर्ट आंसर ही आपको कोई ना कोई मिलेगा। तो सर्कल में टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, यही 2-3 थ्योरम्स होते हैं बच्चों, तो इसको तो आप लोग कर ही लेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस का वेटेज जो है वो 2 नंबर का है, यानी कि हमें बहुत टिपिकल वाले कंस्ट्रक्शन नहीं बनाने। दूसरी बात, आपसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी वो नहीं पूछने वाला है, क्योंकि 2 नंबर में कंस्ट्रक्शन ही बनाने को आ सकता है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं पूछ सकता आपसे, तो वो भी हम बच गए यहाँ पर। पेपर को इजी कैसे करा गया देख लो ध्यान से, फिर बाद में मत कहना कि किसी ने बताया नहीं आपको, ध्यान से समझ लो। यानी कि आपसे क्या पूछ सकता है, लाइन बना के 3:4, 5:7, इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिल सकता है। बहुत पूछेगा, टेंजेंट बनाने को पूछ लेगा, लेकिन जो खतरनाक क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन में आते हैं वो आपको करने की अब जरूरत नहीं रह गई है। इसके बाद आ जाता है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो 5 मार्क्स का है, ऑलरेडी बड़ा चैप्टर है, इसको तो आपको पढ़ना ही है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में ऑलरेडी हमारे पास फ्रस्ट्रम उसने जो है वो डिडक्ट कर दिया है सीबीएसई ने, तो हमें फ्रस्ट्रम नहीं पढ़ना है, हमें बाकी के शेप्स को पढ़ना है, लेकिन 5 मार्क्स ये कैरी कर रहा है। इसके बाद आ जाता है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, यानी कि जो बच्चा स्टैटिस्टिक्स को हल्के में लेगा या स्टैटिस्टिक्स को छोड़ करके जाएगा, वो बच्चा पक्का परेशान होने वाला है, ये तो मान के चलो। तो ये आपका टोटल हुआ 39 मार्क्स। कितना हुआ, 39। 39 प्लस 41 कितना हो जाता है बच्चा, 80 मार्क्स। यानी कि 41 प्लस 39, यानी कि आपका ये वेटेज हो जाता है 80 मार्क्स का। इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 नंबर की आ रही है, इसका मतलब आपको प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ लो, क्या होता है, आपसे एक ही नंबर में क्वेश्चन पूछना है उसको। हो सकता है ये भी पूछ सकता है कि पीई प्लस पी नॉट ई क्या होता है, वो आपको पता है 1 होता है। किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। हो सकता है आपसे एक नंबर में पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी कहां से कहां लाई करती है, तो आपको पता है 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है ना। 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन ना 1 से बड़ी हो सकती है ना 0 से छोटी हो सकती है। हो सकता है आपसे कोई सैंपल स्पेस पूछ ले एक नंबर में कि 2 कॉइन हमने टॉस करे हैं, बताओ इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, तो आप बता दोगे सर 4 आ सकते हैं, हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है।
हो सकता है आपसे पूछ ले कि एक डाइस फेंका है, इसका सैंपल स्पेस बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे सर 6 आउटकम्स आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। हो सकता है आपसे कह दे कि 3 कॉइन मैंने टॉस किए हैं, बताओ उसमें कितने आउटकम्स आएंगे, तो आप कह दो कि सर 8 आउटकम्स आएंगे। कौन कौन से आएंगे वो आपको ऑलरेडी पता है, एच 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 आ सकता है, टेल 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 आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल टेल और टेल हेड हेड। इन्हीं में से आप देख लेना 8 आउटकम्स आपके हो चुके होंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन एक नंबर में पूछने की पॉसिबिलिटी है। कोई बहुत लंबे आपके कोई जो है कार्ड्स वाले क्वेश्चन तो वो एक नंबर में आपसे पूछ नहीं लेगा। तो यहां पर भी आपका थोड़ा सा वजन जो है वो यहाँ पर कम किया गया है। बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, आई विल टेल यू। इसके साथ ही हो सकता है आपसे पूछ ले कि 2 डाइस फेंके गए हैं, 2 डाइस थ्रो किए गए हैं, बताओ क्या सैंपल स्पेस होगा, तो आप कहोगे सर 36 आएगा। क्यों? क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है ना। इसके बाद मैं कुछ बेसिक की भी बात कर लूं, वरना बेसिक के बच्चे नाराज हो जाएंगे, कहेंगे सर आप खाली स्टैंडर्ड का बता रहे हो, बेसिक वालों का तो बताया ही नहीं। तो बेसिक वालों भी सुन लो बच्चा लोग, बेसिक वालों के लिए भी बहुत सारी खुशखबरी है मेरे पास। बेसिक वालों के में भी रियल नंबर 6 मार्क्स का आ रहा है, पॉलिनोमियल 5 मार्क्स का आ रहा है, लीनियर इक्वेशन 5 मार्क्स का आ रहा है। इनके में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत कम मार्क्स का आ रहा है, 3 मार्क्स का। लेकिन पीछे स्टैंडर्ड वालों के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 नंबर का था, इनके लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 7 मार्क्स का है, यानी कि यहां से आप अपने मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। 7 मार्क्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ रहा है। बेसिक वालों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। डिटेल का मतलब आप समझते हो ना, आपको nth टर्म भी पढ़ना पड़ेगा, आपको सम ऑफ n टर्म्स पढ़ना पड़ेगा, आपको लास्ट से कोई टर्म कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ना पड़ेगा। ट्राइंगल्स चैप्टर तो इनके लिए भी 7 मार्क्स का ही आ रहा है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी 7 मार्क्स का, यानी कि ये दोनों चैप्टर भी आपको अच्छा वेटेज एग्जाम में दिलवाने वाले हैं। तो अगर हम इसका टोटल करते हैं तो 40 मार्क्स हो जाता है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आपके में 5 मार्क्स की आ रही है, यानी कि लॉन्ग आंसर भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है। और हाइट एंड डिस्टेंस सम ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपके में 7 मार्क्स की आ रही है, आपके में सर्कल 5 मार्क्स का आ रहा है। अब फिर वही बात, कंस्ट्रक्शन जब 2 नंबर का है तो आपको कोई बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लाइन बनाना सीख लो, टेंजेंट बनाना सीख लो, बस हो गया कंस्ट्रक्शन, इससे ज्यादा नहीं आएगा। एरिया रिलेटेड टू सर्किल भी बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन 3 नंबर में आ रहा है खाली, यानी कि आप एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ लो, एरिया ऑफ सेगमेंट पढ़ लो, आपका काम मेरे हिसाब से चल जाएगा बेसिक वालों का। लेकिन सरफेस एरिया का वेटेज आपके में ज्यादा है, और स्टैटिस्टिक्स का वेटेज स्टैंडर्ड से कम है, लेकिन तब भी 6 नंबर बहुत होते हैं बच्चों। तो ऐसे चैप्टर्स को बिल्कुल भी मत छोड़ना जिनका वेटेज थोड़ा ज्यादा है। और आपको देखो, मैंने कहा था ना बेसिक वालों के लिए भी खुशखबरी है। बेसिक वालों के लिए खुशखबरी क्या है? 5 नंबर का प्रोबेबिलिटी आ रहा है, जिस चैप्टर में कुछ होता ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो 5 नंबर फ्री के दिलाएगा आपको ये। स्टैंडर्ड वालों के में 1 नंबर की प्रोबेबिलिटी आ रही थी, स्टैंडर्ड बेसिक वालों में 5 नंबर की प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी को थोड़ा ढंग से पढ़ोगे तो 5 नंबर पूरे पक्के मिलेंगे आपको। तो 40 नंबर बच्चा आपके यहां से भी पूरे हो जाएंगे, यानी कि 40 प्लस 40 कितने का वेटेज बना अपना? 80 नंबर। किसको ये 80 में से पूरे 80 चाहिए? वो बेटा चैनल पे हर वीडियो को ध्यान से देखो, पक्का आएंगे, क्योंकि बेसिक वालों का ही क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर में अभी डिस्कस इस चैनल पर कर रहा हूं। तो देखो बच्चा, लास्ट वीडियो में जिसमें पार्ट 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व कर लिए थे, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग 22 से सॉल्विंग सीखने वाले हैं। तो जो 22 क्वेश्चन है वो क्या है, हम लोग अपना पढ़ लेते हैं बच्चा लोग। 22 वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देख लो, मैं आपको पढ़ाता हूँ, ध्यान से देखना, तभी आपको बच्चा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखो 22 वाला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट रुक जाओ बच्चा, व्हाइट पेन जरा मैं सिलेक्ट कर लूँ यहाँ से, जिससे कि आपको सब कुछ स्क्रीन पर अपनी दिखाई दे सके। तो 22nd क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ लो बच्चा लोग। एक ट्रायंगल आपको दे रखा है इस तरीके से, कैसा ट्रायंगल है, यहाँ से बना लेते हैं हम लोग दोबारा से इसको, इधर फिगर, या चलो यहीं पर ही कर देते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। कह रहा है एल एम पैरेलल सीबी है, इसका मतलब ये बेटा सीबी के पैरेलल है। अब जिन बच्चों ने ट्रायंगल्स पढ़ रखा होगा उनको जरूर समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखो इन ट्रायंगल एबीसी एल एम पैरेलल बीसी। अच्छा, जब कोई पैरेलल लाइन होती है तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है? थेल्स थ्योरम कहती है ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ये कहती है बीपीटी या थेल्स थ्योरम एक ही बात है, आप समझ सकते हो। नंबर 1 डाल के छोड़ दो उसको, डाल दिया ना नंबर 1। अभी इसके बाद क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है एलएन जो है वो भी पैरेलल है सीडी के। अच्छी बात है सर, एलएन भी सीडी के पैरेलल है। इन ट्रायंगल ए सी डी आ जाओ जरा, तो क्या हो जाएगा? ए एल अपॉन एल सी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। इसे नंबर 2 डाल दो,
इसे नंबर 2 डाल दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ गया तुम्हारे पास? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तुम्हारे पास आ गया बच्चा am अपॉन mb इक्वल टू an अपॉन nd। यही बच्चा तुमको प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? am अपॉन mb इक्वल टू an अपॉन nd। तो ये देख लो कितना सिंपल बच्चा प्रूफ आ गया है आपका। और 2 नंबर का क्वेश्चन ये था, 2 नंबर फ्री में दिला देगा अगर थेल्स थ्योरम आपको अच्छे से अप्लाई करनी आती होगी। हम लोग बेसिक का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद स्टैंडर्ड का पेपर भी डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सर्किल का आ गया। क्या कह रहा है? क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC। एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों। इसकी मैं पहले फिगर आपके सामने दोबारा से बना देता हूँ। 22 का बच्चों हम लोग 23rd क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कैसा है देख लो ध्यान से। तो लाइन सीधी नहीं बनती है बच्चों हमसे, ये बड़ी दिक्कत है हमारे साथ में। अभी देखो सर्किल भी बड़ा बेकार बनेगा, तुम लोग हंसोगे, लेकिन हंसना नहीं बच्चा, हमारी ड्राइंग बहुत खराब है। ये देखो एक सर्किल बन गया हमारे पास, बन गया। अभी देखो क्या लिखेंगे, ABCD। क्या लिखा? ABCD। अभी इसके बाद क्या है? यहाँ पर है P, यहाँ पर होगा Q, यहाँ पर होगा R और यहाँ पर होगा S। थोड़ा सा फिगर को बच्चों इग्नोर मारो, कोई बात नहीं। अभी हमको क्या प्रूफ करना है? AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC। हमको क्या प्रूफ करना है? AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC। अभी इसको कैसे करेंगे देखो, प्रूफ देखो इसका। ये बच्चा बताओ, ये यहाँ पर थोड़ा सा तो कर लो, ये टेंजेंट है कि नहीं? ये भी टेंजेंट है। तो एक प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो यहाँ लिखो AS इक्वल AP। रीजन क्या दोगे? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। नंबर 1 डाल सकते हो इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है AS इक्वल AP डालने में, नहीं है सर। इसके बाद क्या लिख सकते हो? BQ इक्वल VP। इसको नंबर 2 डाल सकते हो, सेम रीजन के साथ में नहीं डाल सकते हो? जल्दी बताओ। डाल सकते हो। इसके बाद क्या लिख सकते हो? CQ इक्वल CR। ये है ना CQ अपना, और ये है CR। इसको भी नंबर आप 3 डाल सकते हो। और इसके बाद आप क्या लिख सकते हो बच्चों लोग? DS इक्वल टू DR। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको। अच्छा अब जरा चारों इक्वेशन को कर लो ऐड, चारों इक्वेशन को कर लो ऐड। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चारों को कर लिया ऐड। जब चारों को इक्वल कर लिया तो क्या आ जाएगा? AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS इक्वल टू AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। अभी देखो AS और DS मिलके क्या बना देगा तुम्हारा? AD। BQ CQ की मिलके क्या बना देगा तुम्हारा? BC इज इक्वल टू AP BP मिलके क्या बनाएगा? AB। और CR DR मिलके क्या बनाएगा? CD। देखो अपन लोग को यही प्रूफ करना था गाइस। देखो अपना प्रूफ आ चुका है। लेकिन इस क्वेश्चन को, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेसिकली, लेकिन इसमें तुमको एक चीज बड़ा ध्यान रखनी है। आप कहोगे सर क्या चीज ध्यान रखनी है? आपको इसमें ये ध्यान रखना है, बार बार बताता हूं, कि यहाँ जब आपने AS लिखा है ना, तो यहाँ पर कहीं BP इक्वल BQ मत लिख लेना, तो थोड़ा घपला हो जाएगा। AS के सामने BQ है ना, तो यहाँ पर BQ लिखना बच्चा। अब BQ लिख लिया, इसके बाद यहाँ जब आपने CQ लिखा है, क्यों क्यों CQ लिखा है ध्यान से देख लो, ये थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है। जहां BQ लिखा है तो उसके साथ में CQ लिखना, क्योंकि BQ प्लस CQ मिलकर के ही बाद में BC बनाएगा। और जब इधर AS लिखा था ना आपने, तो यहाँ पर DS लिखना। क्यों DS लिखना? क्योंकि ये वाली ट्रिक याद रखो, सामने वाली रहने दो। जब BQ लिखा है तो CQ लिखो साथ में, कहीं CR मत लिखना ना, गलत हो जाएगा, फिर तुमसे ऐड नहीं हो पाएगा। और जब AS इधर लिखा है तो DS को इधर लिखो, अगर AS इधर लिखा है तो DS को भी इधर ले जाओ। ट्रिक समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही हो तो कमेंट करके बताओ, फिर से बता दूंगा। इसके बाद ये स्टैंडर्ड बेसिक का मैं पैटर्न तो आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.8 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड इन द रेशियो 5:8। मेजर द टू पार्ट्स। क्या टू पार्ट्स है? तो कैसे इसको करेंगे देखो, देख लो इसको भी। पहले इस स्क्रीन को बेटा मैं आपके लिए इरेज कर देता हूं। क्या क्वेश्चन है? आपको 5:8 में करना है। तो देखो मैं रफली कंस्ट्रक्शन आपका बनाता हूँ। एक लाइन बनाओ पहले, कितने सेंटीमीटर की लाइन बनाओगे? 7.8 सेंटीमीटर की लाइन। अभी इसको क्या करना है, यहाँ से आपको एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेना है। एक्यूट एंगल सबको ड्रॉ करना आता है, कितना भी 90 से कम एंगल एक एक्यूट एंगल कहते हैं उसको। यार सीधी लाइन नहीं बन रही बच्चा, क्या करें बताओ। आ गई सीधी, चलो। अभी इसमें हमको कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे? इसमें हमें 13 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि 5 प्लस 8 13 होता है। तो इसमें 13 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे अपन लोग। कितने पार्ट्स कर लेंगे? 13। उसके बाद लास्ट वाला जो 13th पार्ट होगा, उससे इसको क्या करेंगे बच्चा? ज्वाइन कर देंगे। जब कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो आप सीख जाओगे कैसे किया जाता है। इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे? यहाँ पर हमें कितना रेशियो है?
5:8। जो फिफ्थ पार्ट होगा ना हमारा, यहाँ से इसके पैरेलल लाइन बनाएंगे, वो भी सबको आती होगी। तो बेटा ये जो 7.8 की लाइन थी तुम्हारी, अब ये 5:8 में डिवाइड हो चुकी होगी। बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, 2 नंबर का कंस्ट्रक्शन है, इसमें स्टेप्स वगैरह आपको कुछ भी लिखने नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसमें स्टेप्स लिखने को आएंगे भी नहीं आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है वो भी देख लो। कह रहा है 15 cot a इज इक्वल टू 8। एनसीईआरटी क्वेश्चन फिर मिल गया आपको, साइन ए और सेक ए निकालना है। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को भी हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें बेटा कुछ भी हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, 15 cot a इज इक्वल टू 8 दे रखा है, और हमें साइन ए और सेक ए निकालना है। तो देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो इधर मैं आपके सामने करता हूँ इस क्वेश्चन को। पहले इधर की स्क्रीन हम लोग बच्चा रब कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। अब 24 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। 25th क्वेश्चन में क्या है देख लो। कह रहा है cot a इक्वल टू 8/15 है, इसका मतलब ये बात समझ में आ रही है। जब 15 cot a इक्वल 8 है तो cot a कितना हो गया, 8/15। आपको sin a चाहिए और आपको sec a चाहिए। अच्छा, है कितने नंबर का क्वेश्चन, ये है 2 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो अभी हम इसको कैसे कर सकते हैं बच्चा, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। एक ट्राइंगल बनाओ इधर, राइट ट्राइंगल बनाना, बना लिया सर। आपको कॉट कितना दे रखा है, 8/15। कॉट होता क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ए के रेफरेंस में बेस क्या हुआ, ए बी। ए के रेफरेंस में परपेंडिकुलर क्या हुआ, बीसी। अभी इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। के भी लिखा करो बच्चा लोग, पहले ही बताया ना, क्योंकि 8 और 15 नहीं, ये रेशियो है यहाँ पर आपके पास। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 8K का स्क्वायर और प्लस 15K का स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या आ गया, 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर। इसको कर लिया अपन लोगों ने ऐड, तो क्या हो गया बच्चा, 289K स्क्वायर। यानी कि 17K आ गया अपने पास AC। क्या आ गया, 17K आ गया हमारे पास AC। अभी हमको क्या निकालना था, साइन ए। साइन क्या होता है, P/H, मतलब BC अपॉन AC। यानी कि 15K अपॉन 17K, मतलब कितना आ गया, 15/17 आ गया। इसके बाद हमें क्या निकालना था, कॉस ए, सॉरी सेक ए, कॉस ए नहीं सेक ए। सेक क्या होता है बच्चा लोग, कॉस। कॉस क्या होता है, B/H, तो क्या होगा, H/B। H कितना है हमारे पास, AC। बेस कितना है, AB। यानी कि हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से ध्यान से देख लो कितना आ जाएगा ये। AC कितना है हमारे पास, 17K, और AB हमारे पास कितना है, AB कितना है हमारे पास, 8K। तो ये आ गया हमारे पास 17/8। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी बात मेरी समझ में आ रही होगी। साइन ए और सेक ए हमको इसमें फाइंड करना था, वो हमने बच्चा लोग फाइंड अपना कर लिया है। इसके बाद अगर इसमें cos a पूछा होता तो cos a क्या हो जाता, cos a हो जाता 8/17, क्योंकि वो sec का रेसिप्रोकल होता है। कोई भी रेशियो पूछ सकता है, हम इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वाले की हमें फिगर दे रखी है और हमसे कह रहा है 10p माइनस cot r फाइंड करके बताओ। क्या फिगर दे रखी है, ध्यान से देख लेते हैं। पहले यहाँ का मामला जरा क्या करेंगे बच्चा लोग, इरेज करेंगे। ये इरेज कर दिया। अभी देखो इसके बाद 25th का सेकंड पार्ट, या हम कह सकते हैं चॉइस है, आपको एक करना है लेकिन हम दोनों कराएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या है, ध्यान से देखो। एक फिगर है अपने सामने, क्या फिगर है, यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R। PQ कितना है, 12 सेंटीमीटर। PR कितना है, 13 सेंटीमीटर। और QR के बारे में कोई जानकारी आपको नहीं है। आपको निकालना क्या है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 10p माइनस कॉट आर आपको निकालना। अभी देखो पहले क्यू आर निकाल लो। क्यू आर कितना आएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, 5 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से जब आप निकालोगे। तो 169 माइनस 144 दैट इज 25। तो आपके पास यहाँ से क्यू आर कितना आ जाएगा बच्चा, 25, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपके पास क्यू आर, यहाँ के नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें साइड्स ऑलरेडी दे रखी हैं। अभी 10p क्या हो जाएगा, p के रेफरेंस में परपेंडिकुलर क्या होगा, 5/12। कॉट r क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, सॉरी कॉट क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है, 5/12। अरे ये क्या है, तो कट गया और आंसर क्या आ गया, 0। बात आ रही है समझ में। तो इसका आंसर क्या है, 0 है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप लोगों ने प्रैक्टिस वैसे भी बच्चा ये कर ही रखा होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये मैं अपने प्रीवियस क्लास में आपको बच्चा करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 4 देख लेना, वहां पर आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हो मेरे सारे लेक्चर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, सारे लेक्चर्स पॉलिनोमियल्स के। वहां से आपको मेरी गारंटी है एक एक चीज आपको वहां पे क्लियर होने वाली है।
तो फिलहाल अभी इसके आगे की बात कर लेते हैं। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, इस क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, क्या है एपी, 9, 17, 25, डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू द सम ऑफ 636। यानी कि आपको जो सम है इसका वो कितना दे रखा है, 636 दे रखा है। यानी कि जो SN है वो हो गया 636, जो A है वो कितना हो गया आपका 9 हो गया, आपका जो D है वो कितना हो गया 17 माइनस 9, इसका मतलब कितना आ गया आपके पास 8 आ गया D आपके पास। समझ रहे हो बच्चों? अभी SN का फॉर्मूला लगा दो। क्या SN का फॉर्मूला होता है, n/2 2A प्लस n माइनस 1D। SN कितना है 636, n कितना है पता ही नहीं है आपको, 2A यानी कि 2 into 9, n कितना है सर पता ही नहीं है, D कितना है सर 8 है। तो ये हो गया 1272 इज इक्वल टू n, यहाँ हो गया 18 प्लस 8n माइनस 8, यानी कि ये हो गया आपके पास 10 प्लस 8n, और ये हो गया 1272। ये हो गया हमारे पास 10n प्लस 8n स्क्वायर, और ये हो गया 1272। तो ये आ गया हमारे पास 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। इसको 4 से 2 से डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 1272 इज इक्वल टू 0। अभी इसके हमको क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1272 का लेना पड़ेगा एलसीएम। तो क्या आएगा, 2 6 12, 2 3 6, 636। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 3 6, 318 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 2 15 30, 2 9। अभी फिर 3 से डिवाइड करो उसको, 3 5 15। अब आप कहोगे सर अब ये डिवाइड भी नहीं हो पाएगा। अच्छा ये 4 भी साथ में था तो 2 2 भी ले लो यहाँ। समझ रहे हो बात आप? यानी कि क्या हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए, ये इसके फैक्टर्स आ गए। जरा मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 2 8, 2 6, 8 2 2 4, 2 8, 3 24, 2 48, 48 और 53। यानी कि इसके जो फैक्टर आ गए वो आ गए 53 और 48। यानी कि यहाँ पर 53 और 48 की जो मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई 1272 और 4 की जो मल्टीप्लाई है वही मल्टीप्लाई इसकी भी होने वाली यहाँ से है। ये बात आपको क्लियर हो रही है? तो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं बच्चा, वो फैक्टर्स क्या आ गए हैं ध्यान से आप देख लो। तो 53 और 48 हमारे यहाँ पर फैक्टर्स आ जाएंगे। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 53n माइनस का 48n। अभी समझ में आ रहा है कि फैक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं? अभी ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि फैक्टर्स बनाए कैसे जाते हैं? तो 53 और 48 की मल्टीप्लाई जो है, समझ रहे हो, वो मल्टीप्लाई होनी चाहिए जो इनकी मल्टीप्लाई आ रही है। तो यहाँ देखो अभी क्या करेंगे, कॉमन ले लो, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, n कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से क्या बचा 4n प्लस 53 माइनस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपके पास 16 कॉमन आ रहा है, नहीं 12 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपके पास 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ गया 4n प्लस 53 और यहाँ से आपके पास आ गया n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बात आ रही है आपको समझ में? तो यानी कि हमारे पास यहाँ से जो n की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 12 आ गई। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है, अभी जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यहाँ पर तो 636 बचेगा, सॉरी तभी गड़बड़ हो रही है। वही मैं देख रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो अभी बात आपको समझ में आ रही है, दोबारा से समझ लो, वो मैंने रिटर्न में मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अभी यहाँ ध्यान से देख लो, 53 में से 48 माइनस करोगे 5n आ रहा है, और 53 और 48 की जो मल्टीप्लाई है वही मल्टीप्लाई आपकी 636 और 4 की भी है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ से कॉमन लिया हमने तो ये आ गया। तो ये हमारा बच्चों n की वैल्यू इसमें कितनी आ रही है, n की वैल्यू हमारे पास इसमें 12 आ रही है। कितनी आ रही है n की वैल्यू, 12 आ रही है। इसके बाद बच्चा हम लोग नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखेंगे। 26 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। 26 के बाद आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, जरा वो भी ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है प्रूफ दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये कैसे करोगे प्रूफ, तो ये भी हम आपको करना सिखा देते हैं प्रूफ, इसमें भी कुछ नहीं है, हालांकि ये रियल नंबर का क्वेश्चन है। तो लेट कर लो पहले, √3 इज एन रेशनल नंबर। आप ये मान लो कि √3 जो है वो रेशनल नंबर है। इसके बाद यानी कि √3 जो है वो इक्वल टू किसके हो गया, P/Q के, क्योंकि P/Q में रेशनल नंबर होता है। अभी ब्रैकेट में लिख लो, यहाँ पर क्या लिखोगे, कुछ कंडीशंस होती है ना रेशनल नंबर की, कि Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए।
इसका मतलब ये कह सकते हैं कि पी और क्यू का जो एचसीएफ है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। बात आ गई सबको समझ में। अभी देखो यहां से क्या हो गया, स्क्वायरिंग कर लो तुम दोनों तरफ। जब तुम स्क्वायरिंग करोगे तो आ जाएगा 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ये हो गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ से साफ है बिल्कुल कि जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को। इसका मतलब भी साफ है कि 3 डिवाइड कर रहा है पी को। यहां तक अगर आपको मेरी बात समझ आ रही हो तो मैं आगे की बात आपसे कर सकता। यहां तक आपको मेरी बात समझ आ रही है, 3 जो है वो पी को डिवाइड कर रहा है, यानी कि हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि 3 जो है वो फैक्टर है पी का। यहां तक अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो मैं आगे की तरफ चलूं बच्चा। अभी देखो आप क्या करो, यहाँ पर लेट कर लो पी को आप 3m के इक्वल। क्या लेट कर लो, 3m के इक्वल लेट कर लो, ठीक है। अभी स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ। जब आप स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9m का स्क्वायर। 9m का क्या, 3m का ही होल स्क्वायर लिखो पहले तो। पी हो जाएगा आपके पास पी स्क्वायर इक्वल टू 9m का स्क्वायर। अभी पी स्क्वायर की जगह लेकिन हम इक्वेशन नंबर 1 से क्या लगा सकते हैं, 3q का स्क्वायर। तो ये आ गया क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3m का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से ये हो गया, यहाँ पर m की भी जरा वो बता दो कि m क्या है। m कोई भी जो है पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना। तो q, अब यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि 3 जो है वो q को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 3 जो है वो q का भी फैक्टर है। क्या बात करते हो सर, ऊपर आपने कहा था कि HCF PQ का 1 होना चाहिए, अभी कह रहे हो कि 3 P को भी डिवाइड कर रहा है, 3 Q को भी डिवाइड कर रहा है। कैसी बातें करते हो सर, आपकी बात में तो फर्क आ रहा है। अब बात समझ रहे हो, आपने ऊपर कहा है कि जब ये रेशनल नंबर है तो HCF तो इसका 1 होना चाहिए, लेकिन वो तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख दो। क्या लाइन लिखोगे, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर स्टेटमेंट, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर सपोजिशन। जो हमने माना था वो यहाँ पर गलत हो रहा है। इसका मतलब अवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। हमने जो माना था वो गलत मान लिया था। हम लोग गलत मान लेते हैं ना कई बार, तो गलत मान लिया था हमने। गलत मानने के बाद इसका मतलब क्या है, √3 एक इर्रेशनल नंबर है। गलत मत मानो भैया, अपने आप को सही मानो। तो यानी कि यहाँ से बात प्रूव हो गई है कि √3 इरेशनल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो HCF है इन दोनों का वो यहाँ पर 3 आ रहा था, और हमने ऊपर कहा था कि HCF जो है वो 1 आना चाहिए। यहाँ पर एक लाइन और लिख लो, लिखना चाहो तो। इसका मतलब 3 जो है वो फैक्टर हो गया P और Q का। इसका मतलब यहाँ से एक और बात हो गई है क्लियरली कि जो HCF है वो P और Q का 3 हो गया। हमने कहा था 1 होना चाहिए, तो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर स्टेटमेंट। यहाँ तक आ रही है बात समझ में बच्चों आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। प्रूव दैट एंगल PTQ इज इक्वल टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। तो देखो बहुत आसान सा ये भी क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है बच्चा आपका सर्कल चैप्टर का। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं है, और नहीं देखोगे ध्यान से तो बहुत कुछ है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इसका पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखो कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 28 नंबर का। बस पेपर आज सॉल्व हो जाएगा पूरा आपका, ध्यान से देखते रहो। क्या क्वेश्चन है देखो ध्यान से। यहाँ पर एक सर्किल है, यहाँ पर एक सर्किल है, यहाँ से दो टेंजेंट है, पहली टेंजेंट दूसरी टेंजेंट। इसके बाद यहाँ पर क्या है, टी है। यहाँ पर क्या है, इसके बाद क्यू है। यहाँ पर क्या है, इसके बाद पी है। और इसके बाद यहाँ पर क्या है बच्चा, बीच में ओ। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल PTQ। टू प्रूव एंगल PTQ बराबर एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल PQ। आहा क्या क्वेश्चन आया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करोगे तुम। अब एंगल PTQ तुम्हें प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ के। तो देख लो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत ध्यान से समझोगे तो कुछ भी नहीं है। देखो मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले, PT और TQ क्या है, टेंजेंट्स है ना एक्सटर्नल पॉइंट से। तो लिखो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट्स क्या होते हैं, जो भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करे जाते हैं वो क्या होते हैं, आपके इक्वल हो जाते हैं। अच्छा जब हमारा ये TP और TQ बराबर हो गए, यहाँ ट्रायंगल आप चाहे तो उसको ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ से एक साफ हो गया कि जो ट्रायंगल TPQ है ये आपका कैसा ट्रायंगल है,
यह आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ से बच्चा हो गया। क्या हो गया? यहाँ से आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अच्छा, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो एक बात और यहाँ से साफ हो गई। आपने एक प्रॉपर्टी पिछले क्लास में पढ़ी होगी ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। इसका मतलब ये वाले दोनों जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स आपस में क्या हो गए यहाँ से बच्चा? इक्वल हो गए। क्या हो गए? ये देख पा रहे हो इस फिगर में आप? जब ये हम लोग ने लाइन यहाँ पर ड्रॉ पहले से करी हुई है, जब एंगल टीपी और टीक्यू इक्वल हो गए तो इसके सामने के एंगल इक्वल हो गए, यानी कि पीटी के सामने कौन सा एंगल है? ध्यान से देख लो, पीटी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल पीक्यूटी। और टीक्यू के सामने कौन सा एंगल है? एंगल टीपीक्यू। क्यों इक्वल हो गए? रीजन दे दो। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अच्छा, अभी और बात समझो, बहुत ध्यान से समझना वरना समझ नहीं आएगी बात आपको। इसका इसका और इसका सम कितना होगा? इसका सम 180 होगा। बात आ रही है आपको समझ में? बहुत ध्यान से समझना। इसका इसका और इसका सम कितना होगा? 180 होगा। अच्छा, ये अगर हम 180 में से माइनस कर लें तो वही तो इन दोनों का सम होगा। भाई यहाँ साइड में अगर हम बात देखें तो जो एंगल PQT है और जो एंगल आपका TPQ है और जो आपका एंगल T है इज इक्वल टू 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल PQT प्लस एंगल TPQ इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से 180 माइनस टी होगा या नहीं होगा? एंगल T सही से लिखो उसको, एंगल T। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या है? PQT और TPQ तो बराबर आ गए हैं। जब बराबर आ गए तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एंगल PQT लिख लो तुम, या PTQ लिख लो, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो PQT इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पर? 180 माइनस एंगल T। इसका मतलब एंगल PQT की अगर हम बात करें तो वो कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ 180, यानी कि 90 माइनस एंगल T अपॉन 2। ये आ गया आपके पास PQT। कितना आ गया? 90 माइनस एंगल T अपॉन 2। यहां तक आ रही है आपको बात समझ में मेरी? बहुत ध्यान से आ रही है? हमें प्रूफ क्या करना था? लेकिन हमें प्रूफ करना था कि PTQ जो है वो इक्वल है। अच्छा, अभी और मुद्दे की बात सुनो। अभी तो हमें OPQ भी चाहिए ना यहाँ पर। ये रिलेशन अभी संभाल के रखो, काम आएगा। नाउ आपको क्या चाहिए? एंगल OPQ। अच्छा, OPQ को तुम क्या लिख सकते हो जरा बताओ? OPQ को तुम लिख सकते हो OPT, OPT पूरा OPT, एंगल OPT माइनस एंगल QPT, एंगल QPT। यहां तक अगर बात ध्यान से समझ में आ रही हो तो ध्यान से समझना। अच्छा, ये जो PQT था वो एंगल TPQ के या QPT की, यहाँ QPT लिख लो वरना तुम्हें कंफ्यूजन होगा। मैंने यहाँ QPT लिखा है क्योंकि ये क्या था? QPT के बराबर था, यानी कि QPT भी जो होगा 90 माइनस एंगल T अपॉन 2 ही होगा। अच्छा, अभी समझो यहाँ पर एंगल OPT माइनस QPT। अच्छा, OPT एंगल कितना हो जाएगा? OPT एंगल तुम्हारा हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा 90 डिग्री? अब क्वेश्चन तो जेन्युइन है, क्यों होगा वो भी देखो। OPT 90 क्यों होगा? क्योंकि रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, और OP क्या है? रेडियस है। टेंजेंट क्या है? TP है, इसलिए 90 डिग्री होगा। देखो, केवल सॉल्यूशन देख लेने से, सॉल्यूशन तो आपको इसका नेट पर मिल जाएगा या अलग अलग वेबसाइट्स पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन वहां पर ये चीजें आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी जो चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो पाएंगी। तो अब ये OPT 90 कहां से आ गया? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। और ये QPT क्या है? QPT लिख दो यहाँ पर 90 माइनस एंगल T अपॉन 2। तो तुम्हारे पास यहां से क्या आ जाएगा बच्चा? 90 माइनस 90 प्लस एंगल T अपॉन 2। समझ रहे हो? एंगल OPQ उधर चल ही रहा है अपने पास। तो इधर का थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं मामला, तो यहाँ पर अपना फाइनली प्रूफ लिख लेते हैं हम लोग। एक मिनट रुक जाओ बच्चा। तो हमारे पास ये यहाँ से आ गया बच्चा। लोग ध्यान से देखो बहुत अच्छे से, लास्ट बिल्कुल स्टेप पर हम आ चुके हैं। एंगल इस 2 को इधर, ये 90 से 90 तो कट कर लो, इधर इस 2 को अगर ले आओ तो एंगल ट्वाइस ऑफ OPQ इक्वल है एंगल T अपॉन 2। समझ आ रही है? यानी कि क्वेश्चन हो गया प्रूफ। देखो ध्यान से, इस 2 को अगर इधर शिफ्ट, ऑलरेडी सॉरी सॉरी जल्दीबाजी में मिस्टेक हो जाती है बच्चा। एंगल T का पूरा नाम क्या है? लिख लो अगर बिल्कुल एग्जैक्ट प्रूफ चाहिए तो, PTQ। और ये क्या है? ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। यानी कि ये बच्चों हमारा फाइनल प्रूफ है जो हमको इस क्वेश्चन में लेकर के आना था। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? ये हमारा बच्चों फाइनल प्रूफ आ गया है। ध्यान से समझ लो, इसके सॉल्यूशन देखोगे 4-5 लाइन में उन्होंने सॉल्यूशन निपटा दिया है, लेकिन इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है क्योंकि इस वीडियो में तो मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूं कि आपको कैसे इस क्वेश्चन को करना है। तो ये देख लो, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ चुका है। क्या आंसर आया है? ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इक्वल एंगल PTQ। यही हमको बच्चा लोग इसमें प्रूव भी करना था। तो आई होप आपको वीडियो पूरा समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है बच्चा तो इसको लाइक करो गाइस, इसको शेयर करो, इस पर कमेंट्स करो, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बच्चों
थोड़ा बढ़ना चाहिए। इस वीडियो को इतना फैला दो, इतनी जगह इस वीडियो को भेज दो कि सबके डाउट्स जो है ना 10th क्लास में वो गायब हो जाए, सबका जो मैथ्स फियर है ना वो हमेशा के लिए निकल जाए बच्चों। तब तो कोई फायदा है मेरे क्लास पे आने का, अगर मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तब। और अच्छा ना लगे तो बिल्कुल शेयर मत करना, बिल्कुल लाइक मत करना, लेकिन कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि शिवम सर आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको देंगे। जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको दूर करने की कोशिश शिवम सर करेंगे, क्योंकि शिवम सर बेटा प्रूविंग में नहीं इंप्रूवमेंट में बिलीव रखते हैं। शिवम सर कुछ प्रूव नहीं करना चाहते, शिवम सर अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं। कुछ दुनिया को प्रूव मत करो, बस खुद को इंप्रूव करो। आइए अब और लगा दो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, इंप्रूवमेंट पर ध्यान दो। लोग प्रूव करेंगे उनको करने दो। बहुत से लोग हैं जो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, उनको करने दो। खुद क्या करो, खुद को इंप्रूव करो। क्यों? हमको लाइफ सेट कराना है, बार बार वीडियो में पीछे बताया हुआ है। जो और कुछ सेट करते हैं उनको करने दो, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ लाइफ सेट करो। वो कैसे होगा? इंप्रूव करके होगा। तो खुद को पर डे इंप्रूव करो। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये हमारा हो चुका है प्रूव। यहां लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड एस ए। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? मीना, नाम आ गया, मीना वेंट टू बैंक। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मीना बैंक में रुपए निकालने जाती हैं, तो बैंक में सर रुपए निकालने जाया जाता है और जमा करने भी जाया जाता है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट। ऐसा तो नहीं होता है, आजकल कोई रुपए निकालने जाता है तो कहता है 2000 का नोट दे देना, है ना। लेकिन इसने कहा कि हमें 50 और 100 के नोट दे देना। एक और बात उसने कही वहां से कैशियर ने, जब उसको कैशियर ने रुपए दिए तो उसने जब हाथ से काउंट करे, कैसे काउंट करते हैं रुपए हम लोग, देखा है ना। जब उसने रुपए काउंट करे तो टोटल नोट्स कितने निकले? 25 नोट्स निकले। अभी आपको बताना है कि उसके पास कितने 50 के नोट थे, कितने 100 के नोट थे। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से कैसे आसान है। पहले इसको इरेज तो कर लो, तभी तो नया क्वेश्चन करोगे ना। देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 29 पर हम लोग आ चुके हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 29 है? ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 29 में तुमसे कह रहा, मीना बैंक गई है 2000 रुपए निकालने। उसने कैशियर से कहा 50 और 100 के नोट देना। मीना को 25 नोट मिले, बताओ कितने कितने के डिनोमिनेशंस थे। तो लेट कर लो पहले, लेट नंबर ऑफ 50 नोट्स, 50 के नोट अगर उसको एक्स मिले। देखो हिंदी में इसलिए समझाता हूँ कि क्वेश्चन जो है ना पहले समझ में आना चाहिए। समझ में ही ना, इंग्लिश तो क्वेश्चन में वो कह ही रहा है आपसे। बहुत से बच्चे ऐसे, उनको सॉल्यूशन तो आता होता है लेकिन क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते बेचारे। तो ऐसे लोगों के लिए ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को समझो तभी सॉल्यूशन कर पाओगे बच्चा। तो यहां से देखो एक्स और वाई मान लिया। अभी बताओ एक्स प्लस वाई 25 होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि उसको टोटल 25 नोट्स मिले। अच्छा एक बात बताओ बच्चा, अगर 50 के तुमको 4 नोट दिए जाए तो कितने रुपए हुए तुम्हारे पास? जल्दी बताओ कमेंट करके। यस, उत्कर्ष कह रहे हैं 200 रुपए। यस 200 रुपए हुए। क्यों? क्योंकि 50 के 4 नोट दिए सर, 50 की 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो यहां ध्यान से, ऐसे ही उसके पास एक्स नोट है 50 रुपए के, तो कितने रुपए हुए उसके पास? 50x। 100 रुपीज के उसके पास वाई नोट्स है, और टोटल रुपए वो कितने लेके आई है बैंक से? 2000। देख लो यहाँ पे कितने रुपए है उसके पास? 2000। तो अभी इसको 50 से कर लो डिवाइड, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। बात आ रही ना 50 से, क्योंकि हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। यहाँ पर इसको नंबर 2 डाल दो, वो हमारा नंबर 1 था। अभी क्या करोगे? अब इसको जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, या जो भी हम लोग ने लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करना सीखा है वही हम लोग इसके अंदर बच्चा सॉल्व करेंगे। यहां तक आ रही बात समझ में? तो देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, देख लो ध्यान से, समझ में आ जाएगा आपको। इसमें कुछ भी अभी कोफिशिएंट तो हमारा सेम आ नहीं रहा है, आ रहा है एक्स प्लस वाई इक्वल 25 और एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 25, सॉरी 40। तो ये माइनस कर दो यहाँ से, ये भी माइनस कर दो तो माइनस का वाई आ गया, ये भी माइनस कर दो तो माइनस का वन आ गया। यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। जब दोनों का सम 25 था तो एक्स कितना हो गया? 10 हो गया। इसका मतलब बच्चा लोग यहाँ से क्या बात हमें समझ में आ गई कि उसके पास जो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट थे, तो 50 रुपए के नोट उसके पास थे वो 10 थे, और जो उसके पास 100 रुपए के नोट थे वो कितने थे उसके पास? वो 15 थे। अब देखो अपना आंसर चेक भी कर लो कि हमारा आंसर सही है या नहीं। उसने कहा था दोनों के 25 नोट्स होने चाहिए, देखो है 25 नोट्स। उसने कहा था 2000 रुपए होने चाहिए, तो 50 के जब 10 नोट है उसके पास, यानी कि 500 रुपए तो उसके पास ही हो गए।
और 100 रुपए के उसके पास 15 नोट है, इसके मतलब 1500 रुपए ये हो गए। दोनों को प्लस करो, कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। यानी कि उसके पास 10 पीस जो है वो 50 रुपए के नोट के मिले हैं और 15 पीस उसको 100 रुपए के नोट के मिले हैं। क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं बच्चों? कमेंट सेक्शन में बताते रहा करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये तो सारा एनसीईआरटी चल रहा है अभी, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब इसमें जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन अभी भी सॉल्व करवाया था ना, 3 नंबर का क्वेश्चन था ये भी, सारी चीजें इसमें मेंशन करना। अभी देखो क्या है, ये 90 डिस्क है एक बॉक्स में, जिसपे 1 से लेकर 90 तक के नंबर लिखे हुए हैं, 90 तक के। एक डिस्क किसने निकाली है? कोई भी। अभी मैंने बताया था ना, बेसिक वालों को प्रोबेबिलिटी बहुत ध्यान से पढ़नी है। क्यों ध्यान से पढ़नी है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी तुम्हारे में कितने नंबर की आ रही है, जरा ध्यान से देख लो, तुम्हारे में प्रोबेबिलिटी कितने नंबर की आ रही है? बेसिक वालों देख लो, प्रोबेबिलिटी तुम्हारे में कितने नंबर की आ रही है? 5 नंबर की प्रोबेबिलिटी आ रही है। इसलिए ध्यान से देखना, 3 नंबर का तो यही क्वेश्चन है। अब कह रहा है 1 से लेकर 90 तक है, 2 डिजिट नंबर आना चाहिए। तो पहले लिखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 30 क्वेश्चन है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए 90, क्योंकि 90 डिस्क है। अभी इसके बाद तुमको बोल रहा है एक डिस्क निकाली है हमने, बताओ 2 डिजिट नंबर आना चाहिए। तो इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हुए आपके पास? 2 डिजिट के नंबर कितने हो जाएंगे बताओ? 2 डिजिट के नंबर 10 से तो स्टार्ट होते हैं, तो 10 होगा पहला, 11 होगा, 12, ऐसे चलते चले जाएंगे। यानी कि सीधा सा एक काम करो, 90 में से 9 माइनस कर लो, क्योंकि 90 टोटल है, 9 1 डिजिट के घटा लो तो 2 डिजिट के बचे, यानी कि 81। तो इसकी सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2 डिजिट नंबर की? देखो दिमाग से काम करना पड़ता है। 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई यहाँ से तुम्हारे पास? 81/90, यानी कि 9 9 जा 9 10 जा, यानी कि 9/10 तुम्हारा बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे वो भी गिन लो यहाँ से। देखो गिनवाते हैं तुमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इस केस में कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास? देख लो ध्यान से, परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिनो पहले। अब देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, वो इसमें आएगा नहीं। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। यानी कि 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसके अंदर आ जाएंगे, समझ रहे हो? तो यानी कि हो गया 9/90, मतलब 1/10 इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट क्या है? आर नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 5 से डिविजिबल कितने नंबर हो जाएंगे वो भी गिन लो। पहला होगा 5, दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। समझ रहे हो? तो इस तरीके से कितने हो जाएंगे? टोटल 18 नंबर्स ऐसे होंगे जो आपके 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा? 18/90। 18 5 से कितना होता है? 90 होता है। तो ये 1/5 आ गया। तो यहाँ से ध्यान से बच्चा समझो, देखो तभी समझ में आएगा, मैं बार बार आपको बताता हूँ ये बात। तो यहाँ से इसको भी हम जो है 18/90 यानी कि 1/5 हमारा बेटा इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसी का सेकंड पार्ट है। इसमें क्या कह रहा है ध्यान से देख लो, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास कार्ड्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप लोग कहो यस तो मैं आपको कार्ड की पूरी नॉलेज दे देता हूँ इस वीडियो में, वरना मैं आपको क्वेश्चन आगे प्रोसीड करवा देता हूँ। बताओ बच्चा, कार्ड की नॉलेज आपको चाहिए या पहले से है आपके पास? जल्दी से बताओ कमेंट करके। अगर आप कहोगे तभी मैं आपको कार्ड्स के पूरी नॉलेज देने वाला हूँ। जल्दी बताओ कमेंट करके, आई एम वॉचिंग। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं कि सर बता दीजिए, हमें नहीं पता है। तो देख लो फिर कार्ड्स की नॉलेज के बारे में भी थोड़ा सा देख लो, कार्ड्स का क्या हिसाब किताब होता है। कुछ बच्चे तो जुआरी बैठे होंगे जो खेलते हैं, उन्हें तो पता ही होगा, है ना? खूब खेलते हो ना ताश? देखो कैसे होता है। कोई बात नहीं, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारे कोई बच्चे नहीं खेलते। चलो बताओ भाई। देखो जो कार्ड्स होते हैं ना बच्चों, जो डेक ऑफ कार्ड होता है वो होता है टोटल 52 कार्ड्स का। कितने कार्ड्स का होता है? 52 कार्ड्स का टोटल होता है, जिसमें ये कैटेगराइज होते हैं 4 पार्ट्स में, जिसमें 13 यहाँ पर होते हैं, 13 यहाँ पर होते हैं, 13 यहाँ पर होते हैं और 13 यहाँ पर होते हैं। ये होता है बेटा आपका सबसे पहला स्पेड, एक होता है बेटा डायमंड, एक होता है बेटा क्लब, और एक और कौन सा बच गया बच्चा? हार्ट्स। हार्ट्स का मतलब दिल मत समझ लेना यहाँ पर, वैसे होता तो हार्ट शेप ही है। ठीक है, अभी देखो
जो हार्ट्स होता है कौन से कलर का होता है? रेड कलर का होता है। क्लब्स कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। डायमंड कौन से कलर की होती है? रेड कलर की होती है। स्पेड कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का। यानी कि जो टोटल ब्लैक कार्ड्स हो गए वो कितने हो गए तुम्हारे पास? ब्लैक कार्ड्स हो गए 26 और रेड कार्ड्स कितने हो गए? 26। इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो इंडिविजुअली 13 कार्ड्स चारों लोगों के पास हो गए। क्लियर हो रहा है यहां तक? वेरी गुड। अभी देखो बच्चा, इसके पास 13 कार्ड्स कौन से होते हैं? देखो इक्के से स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं इक्का, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एस। फिर 2 3 ऐसे करके 10 तक तो सेम चलते हैं। फिर आ जाता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं गुल्लू या गुलाम, बेगम, बादशाह। जो लोग खेलते हैं वो जानते होंगे ना, गुलाम बेगम बादशाह। मूवीज देखी होंगी, मूवीज में देखा होगा आपने। तो ये क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं जैक, इसको बोलते हैं क्वीन, इसको बोलते हैं किंग। समझ आ गई? ये हमारे पास स्पेसिफिकेशन होते हैं। इनको बेटा फेस कार्ड्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेस कार्ड है। क्या है? फेस कार्ड है। पिक्चर कार्ड भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? पिक्चर कार्ड। बहुत सारे नाम इसके होते हैं। तो अभी अगर तुमसे पूछ ले कि मान लो मैं आपसे ओरल क्वेश्चन पूछूं, हाउ मेनी जैक्स आर देयर इन टोटल, तो चार जैक्स होते हैं टोटल। कितने जैक्स होते हैं? 4 जैक्स होते हैं। कोई पूछे ब्लैक जैक कितना होगा, तो 2 जैक्स हो गए। कोई पूछे जैक ऑफ हर्ट्स कितना होगा, तो 1 जैक हो गया, क्योंकि सबके पास यही सेम जो है कार्ड्स होने वाले हैं। इसीलिए टोटल 52 कार्ड्स बेटा होते हैं। अब यहाँ देखो, उसने क्वेश्चन पूछा ना, आप किंग ऑफ रेड कलर, तो देखो किंग ऑफ रेड कलर, किंग है कितने? टोटल किंग 4 है। रेड किंग कितने? 2 है। यानी कि 2/52 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं साइड में। फर्स्ट पार्ट का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम लिखते हैं। कितने हुए? 52। अभी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए तुम्हारे पास फर्स्ट पार्ट में? 2, क्योंकि ब्लैक किंग कितना, रेड किंग कितने होंगे? 2 ही तो होंगे बच्चा। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी लिख दो रेड किंग की, कितनी आ गई? 2/52, मतलब 1/26। यहां तक सबको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किंग ऑफ रेड कलर कितना आ गया? 1/26। इसके बाद आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहा है स्पेड आना चाहिए। ऑलरेडी बता दिया तुमको स्पेड कितने होते हैं, देख लो 13। यानी कि स्पेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 13/52, दैट इज 1/4। फिर तुमको बोला नंबर, सॉरी, क्वीन ऑफ डायमंड्स, रानी चाहिए, रानी, इसको रानी सबको चाहिए ना, तो रानी चाहिए इसको डायमंड की। डायमंड के पास कितनी रानियां हैं? 4 रानी होती है टोटल, 4 क्वीन होती है टोटल। डायमंड के पास एक ही रानी होती है, यानी कि एक क्वीन कितने की हो गई? क्वीन ऑफ डायमंड कितनी हुई? एक, 1 हुई। यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/52। तो यहां तक बच्चों कार्ड्स का सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बच्चों बार बार बोल रहा हूं, अगर वीडियो समझ आ रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, जिससे कि आगे भी आपके पास ऐसे वीडियोस आते रहे। और नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके बताओ कि आपको क्यों समझ नहीं आ रहा है। ये भी बच्चा 3 नंबर का क्वेश्चन था, एक एक नंबर तीनों पार्ट में आपको मिल जाएगा। 2 आपके पास इसमें चॉइस थी, अगर आप चाहो तो ऊपर वाला कर सकते थे, चाहो तो नीचे वाला। मैं होता तो नीचे वाला करता, क्योंकि कार्ड्स में वाला इजी है थोड़ा सा। ऊपर वाला भी इजी है, ऊपर वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो वो कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं 31st क्वेश्चन। देखो 31st क्वेश्चन क्या कह रहा है। बस 6 क्वेश्चन और रह गए बच्चा, फिर वीडियो फिनिश हो जाएगा। अच्छा, आज के कमेंट सेक्शन में एक बात और मुझे बताना, यहाँ पर जैसे सैंपल पेपर फिनिश हो जाएगा, इसके बाद कौन सा चैप्टर आप लोग के लिए लेकर के आऊं, वही चैप्टर का वीडियो इसके बाद में आप लोग के लिए लेकर के आने वाला हूं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है मेटालिक स्फीयर, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहा है मेटालिक स्फीयर्स आर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। देखो यहाँ पर एक बात समझो, पहले क्या बात समझोगे? बात ये समझो कि जब भी किसी मेटालिक स्फीयर को या किसी भी 3D शेप को जब हम मेल्ट करा देते हैं या उसके शेप को चेंज कर देते हैं, पहले कुछ और था बाद में कुछ और हो गया, तो उसका एरिया इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। समझ रहे हो? क्योंकि एरिया डिपेंड करता है शेप के ऊपर, लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं बदलता है बच्चा। क्या नहीं बदलता है? वॉल्यूम नहीं बदलता है। तो यहां पर जो इन 3 स्फीयर्स का वॉल्यूम होगा ना, स्मॉल स्मॉल जो छोटी छोटी 3 स्फीयर्स है, ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ बिग रिजल्टिंग स्फीयर। जो भी आपके पास नया स्फीयर आने वाला है जिसका आपको रेडियस चाहिए, उसके इक्वल होगा। आप उसका रेडियस कैपिटल आर मान सकते हो। अभी देखो क्या है, क्या दे रखा है आपको? रेडियस 6, 8 और 10, मतलब 4/3 पाई 6 का क्यूब। यही तो फॉर्मूला होता है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 8 का क्यूब, 4/3 पाई, अगला क्या है? 10, 4/3 पाई 10 का क्यूब।
अच्छा, बड़े वाले स्फीयर का क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसका आर तो आपको पता ही नहीं है। यहाँ लेट कर लो पहले ही स्टार्टिंग में, लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर जो हमें निकालना है, जिसका उसका हमने कैपिटल आर मान लिया। क्या मान लिया है? कैपिटल आर। अभी देखो क्या होगा बच्चा, यहाँ से यहाँ पर मैं आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ, वरना आपको सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में बताया ही नहीं आपने। 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो यहाँ से 4/3 पाई, अभी यहाँ पे क्या हो गया 6 का क्यूब, यहाँ पर क्या हो गया 8 का क्यूब, यहाँ पर क्या हो गया 10 का क्यूब। कृष्णा अग्रवाल समझ आ रहा है यहाँ तक कि नहीं बेटा? कमेंट करके आप बहुत अच्छे, हर बार क्लास में आ रहे हो, आप रेगुलर मेरे स्टूडेंट हो, बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हो। नूपुर अग्रवाल यू ऑल्सो, एना गुप्ता यू ऑल्सो, बेटा बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं मुझे कमेंट करके बताते चलो। सांदली शर्मा यू ऑल्सो, यू आर फ्रॉम नोएडा, वेरी गुड, अच्छा पढ़ रहे हो बेटा। आप भी ऐसे ही पढ़ो, सब कुछ समझ आ जाएगा, मेरी गारंटी है। और कौन है? सुब्रत कुमार, व्योम श्रीवास्तव यू ऑल्सो, बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, सब लोग ऐसे ही पढ़ो, एक एक चीज आपको समझ में आने वाली है, एक एक चीज। श्रेया सिंह, आपका भी बेटा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप लोग रेगुलर क्लास में आते हो, रेगुलर क्लास को एंड तक सुना करो। महक खान, आपका भी बेटा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर कोई भी क्वेरी आए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो बेटा, ऑलवेज यू कैन आस्क। वरदान सिंह यू ऑल्सो, उत्कर्ष कुमार यू ऑल्सो, बेटा आप सब लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। तो ये आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। 6 का क्यूब कितना होता है बेटा? 216। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। इधर है आर क्यूब। जब क्यूब रूट हटता है तो इधर क्या लग, क्यूब हटता है तो इधर क्या लग जाता है? क्यूब रूट। इनका जरा सम कर लो तो क्या आ जाएगा, जरा देख लेते हैं। 1728। अच्छा 1728 किसका क्यूब रूट होता है? 12 का। यानी कि तुम्हारे पास बच्चा रेडियस कितना आ गया जो हमें निकालना था? 12 सेंटीमीटर। यानी कि रिजल्टिंग स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना आ रहा है? 12 सेंटीमीटर आ रहा है। सबको यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस बता दो। प्रवलीन चोपड़ा, डू यू हैव एनी क्वेरी? प्रवलीन कौर, यू हैव एनी क्वेरी? आस्था दीक्षित, डू यू हैव एनी क्वेरी? नो, किसी को कोई क्वेरी नहीं है, सबको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। स्मृति बंसल, डू यू हैव एनी क्वेरी इन दिस क्वेश्चन? नो यू डोंट हैव एनी क्वेरी। तो यहां तक जब आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है तो हम आगे की तरफ चलते हैं, अपने 32 क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। और 32 क्वेश्चन क्या है जरा उसको भी स्क्रीन पर, बेटा इसको टिक कर लो, फिर बता रहा हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक में आया हुआ क्वेश्चन है ये बेसिक का सैंपल पेपर क्योंकि हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना। और मैं बार बार इस क्वेश्चन को अपने वीडियोस में कराता हूँ, बार बार कहता हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको रखता हूँ बच्चों। क्या है 32 क्वेश्चन, ध्यान से देख लो। कह रहा है साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 किसके इक्वल प्रूफ करना है? 1/sec a माइनस 10 है। तो पहले तो आरएचएस को सॉल्व कर लिया करो उसमें। 1/sec a माइनस 10 है इंटू कर लो तो क्या हो जाएगा? sec a प्लस 10 है अपॉन sec a माइनस 10 है। तो तुम्हारे पास आ जाएगा बच्चा यहाँ पर sec a प्लस 10 है अपॉन sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर है। मतलब फाइनली तुम्हारे पास sec a प्लस 10 आ जाएगा, sec a प्लस 10 आ जाएगा। यानी कि हमें जो आरएचएस प्रूफ करना है वो sec a प्लस 10 करना है। इसको चेंज कर लेते हैं हैंड टू हैंड हम लोग। यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है? sec a प्लस 10। अब सुनो बात को ध्यान से, ये क्वेश्चन कहां मिलेगा आपको? एनसीईआरटी की 8.4 एक्सरसाइज में 5th क्वेश्चन का 5th पार्ट ये क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा चेंज है इसमें। आरएचएस वहां पे हल्का सा कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने सॉल्व करके लिख लिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, कभी इसमें साइन से डिवाइड करना होता है, कभी इसमें कॉस से डिवाइड करना होता है। तुमको पता कैसे चलेगा कि साइन से डिवाइड करना है कि कॉस से डिवाइड करना है? एस ए सर है ना आपके साथ में, बताने वाले हैं आपको, देखो कैसे डिवाइड करना। ये क्या है? सेक ए। सेक ए का मतलब क्या होता है? 1/cos ए। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको cos ए से डिवाइड करना है। अगर यहाँ पर cosec ए लिखा होगा तो आपको sin ए से डिवाइड करना है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? नमन अग्रवाल, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस। तो देखो यही आपको इस क्वेश्चन में करना है। कैसे करना है ध्यान से देखो, एलएचएस सिलेक्ट कर लो। जब इसको cos ए से डिवाइड मारोगे बच्चा तो क्या मिलेगा तुमको? 10 है। cos ए को cos से डिवाइड मारोगे क्या मिलेगा? 1। 1 को cos ए से डिवाइड मारोगे क्या मिलेगा? सेकेंड। अच्छा डिनोमिनेटर को तो बच्चा तुमको इसमें टच ही नहीं करना है, डिनोमिनेटर को तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है।
अभी इसके बाद देखो क्या होगा, टेन ए प्लस सेक प्लस इस वन की जगह पर तुम लिख दो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? सेकंड आइडेंटिटी है। जब कॉस और कॉट चल रहा हो तो थर्ड वाली आइडेंटिटी लिख देना। नीचे का तो अपने को टच ही नहीं करने का, टच ही नहीं करने का, ऐसे ही रखने का। तो अब ये क्या बन गया तुम्हारे पास गाइस, टेन ए प्लस सेक ए और प्लस यहां पर क्या बन गया, सेक ए प्लस टेन ए और सेक ए माइनस टेन ए। और नीचे क्या आ गया बच्चा हमारे पास, नीचे आ गया साइन ए प्लस कॉस ए माइनस वन। अभी देखो ये क्या हो गया, टेन ए प्लस सेक ए, कॉमन ले लो। कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचा, वन प्लस यहां से क्या बचा तुम्हारे पास, वन प्लस सेक ए माइनस टेन। अच्छा अभी एक इसमें गड़बड़ हो गई, नीचे हम लोगों ने डिवाइड नहीं किया। डिवाइड तो करना था ना, टच नहीं करना था, लेकिन डिवाइड तो करना था ना। डिवाइड करने के बाद तुमको टच नहीं करना था। नीचे का भी डिवाइड कर लेते हैं हम लोग एंड टू एंड, क्योंकि जब डिवाइड किया तो ऊपर तो नीचे भी करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हारे पास बन जाएगा टेन ए प्लस यहाँ पर तुम्हारे पास बन जाएगा वन, और यहाँ पर तुम्हारे पास बन जाएगा माइनस का वन अपॉन का, से क्या बनेगा सेक। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत ध्यान से आ रही होगी यहाँ तक मेरी बात समझ में। अगर यहाँ तक आपको मेरी बात ध्यान से समझ में आ रही है तो आगे की बात भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं, कैसे हम लोगों को आगे का क्वेश्चन यहाँ पर करना है बच्चा लोग। तो देखो यहाँ नीचे हमारे पास क्या चल रहा है, टेन ए प्लस वन माइनस का सेक। समझ आ रही बात? यहाँ पर क्या चल रहा है ऐसे ही बच्चा यहाँ पर, अरे क्वेश्चन क्या हमने गलत उतार रखा है बच्चा ऊपर। यहाँ पर मेरे हिसाब से साइन ए प्लस कॉस ए, नहीं ठीक है, ठीक चल रहा है। तो ये हो गया टेन ए प्लस वन माइनस सेके। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास फिर से, टेन ए प्लस वन माइनस का सेके। अब ये देखो ये हो गया यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, टेन ए प्लस सेके। और यही बच्चों हमको आरएचएस में लेकर के आना था। एक मिनट में बच्चों क्वेश्चन चेक कर लूँ जरा, ये क्वेश्चन यही है या कुछ और है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन एज इट इज था या इसमें कुछ मुझे लगता है कि साइन का मिस्टेक हो रहा है। हाँ बच्चा देखा, मैंने बोला ना इसमें कुछ हमारा साइन का ऊपर मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि वो यहाँ से वही मैं देख रहा था, साइन है माइनस कॉस ए होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कट हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज आ रहे हैं। तो यहाँ पर जरा क्वेश्चन को एडिट कर लो बच्चा लोग पहले। हमने यहाँ पर यानी कि क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, क्या है, कॉपी गलत कर लिया। हाँ क्वेश्चन गलत लिख लिया है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास टेन ए प्लस सेकेंड, यहाँ पर आएगा माइनस का वन। दैट ओनली आई वांट टू सी कि कुछ मिस्टेक हो रहा है पर। अभी ठीक है। अब जब कॉमन करेंगे ना टेन ए प्लस सेकेंड, तो यहाँ से तो वन बचेगा, लेकिन यहाँ पर दोनों के जो साइंस हैं वो चेंज रहेंगे। अब ठीक आया, वही मैं बोल रहा था कि कुछ इसमें गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये हो गया टेन ए प्लस वन माइनस सेकेंड, अभी कट जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं। अभी ये कैंसिल हुआ, अपने पास क्या आ गया, सीधा सीधा सेक ए प्लस टेन ए। और यही बेटा अपना आरएचएस है। क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, इट्स ओके, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलेंगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों लोग, 36 क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज दिस। अब देखो बच्चा, यहाँ पर आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसको समझ पाओगे। अगर आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, और जो अभी ऊपर करा वो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, या हम कहें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्लियर नहीं होगा, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के कुछ कंसेप्ट समझा देता हूँ। इसको बेटा पहले इरेज कर लेते हैं हम लोग, है ना। जब इरेज कर लेंगे उसके बाद ही क्योंकि हम लोग आगे की बात को कर पाएंगे। तो देखो ध्यान से कैसे इसको इरेज कर सकते हैं हम लोग। ये इरेज हो गया, आप समझो आगे की बात फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, रेड पेन से लिख लेते हैं थोड़ी देर। ये हमारा क्वेश्चन है 33। क्या क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन मैं अपने पास पढ़ लेता हूँ, आप अपने पास इधर पढ़िए। कह रहा था मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो। ठीक है, पहले समझो बात को। अप स्ट्रीम क्या होता है और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। अप स्ट्रीम जो है वो नीचे से ऊपर जाता है, डाउन स्ट्रीम जो है ऊपर से नीचे आता है। आपको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा करना क्या होता है, आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अगर आप एक्स ले लेते हैं
और आप स्ट्रीम की जो स्पीड है, पानी का जो बहाव है, उसकी स्पीड को अगर y ले लेते हैं, ध्यान से देखना, उल्टा मत लिख लेना कहीं, तब जो अप स्ट्रीम की स्पीड होती है वो हो जाती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाती है वो हो जाती है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। बात आ रही है यहाँ तक समझ में आपको? ये क्वेश्चन ध्यान से देखना फिर अगर समझ में आ रही है तो। अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों की स्पीड हमको यहाँ पर ऐसे पता चल जाने वाली है। अभी फिलहाल हम लोग अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमको स्पीड जो है स्टिल वाटर के ऑलरेडी उसने दे रखी है। कितनी दे रखी है स्पीड? स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो हमको कितनी दे रखी है उसने, 18 किलोमीटर पर आवर। और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो हम मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। चलो तो अपने आप लिख लो पहले, आप स्ट्रीम में आपके हिसाब से स्पीड कितनी हो गई इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, 18 माइनस एक्स, हुई कि नहीं हुई? और डाउन स्ट्रीम में आपके हिसाब से कितनी हो गई, डाउन स्ट्रीम में हो गई 18 प्लस एक्स। पहले तो इतनी बात समझो, आगे की बात फिर हम लोग बाद में करेंगे। अभी देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इट टेक्स 1 आवर टू गो टू 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। यानी कि जो उसने डिस्टेंस कवर करा है ना दोनों में, वो सेम करा है। डिस्टेंस कितना कवर करा है इसी में, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कवर करा है 24 किलोमीटर, और इसमें भी डिस्टेंस कितना कवर करा है, 24 किलोमीटर। जो T1 इसको जो टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, समझ रहे हो? इधर जो टाइम लगेगा इसको T2, वो कितना लगेगा, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स। देखो बेसिक का ही क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना बेसिक वालों, इतने हल्के में मत ले लेना मैथमेटिक्स को, कहीं सोचो कि हमने तो जो है मैथमेटिक्स ले ली है, अब हमें कोई दिक्कत वाली बात होने वाली नहीं है, घपले में हो जाओगे बेटा, ध्यान रखना मेरी बात को, बार बार बता रहा हूं। अब देखो बच्चा क्या कह रहा है, फिर से सुनो उसकी बात को। कह रहा है कि जब हम, कहां चला गया क्वेश्चन, ये रहा, कह रहा है जब हम अपस्ट्रीम में जाते हैं तो हमें 1 घंटा ज्यादा लगता है। क्या कह रहा है, अपस्ट्रीम में जाते हैं तो 1 घंटा ज्यादा लगता है, यानी कि जो T1 है ना तुम्हारा, वो T2 से 1 ज्यादा, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा, यानी कि 24 अपॉन 18 माइनस एक्स प्लस 24 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। यहां तक अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो बात आगे करो। देखो मैं आपको पिछले एग्जांपल्स में भी ये बात बता चुका हूँ, कैसे बताई है मैंने आपको ये बात पिछले पिछले पीछे के चैप्टर्स में बताई। जैसे इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, क्या यहाँ पर लिखें, यहाँ पर पहले माइनस आएगा, क्या लिखें, जब ऐसा केस आ जाता है किसको इधर ले जाए किसको इधर ले जाए, तो दो टेक्निक्स बताऊंगा, ध्यान से देखना। मान लो कह रहा है कि राम श्याम से 2 साल बड़ा है, तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख लो कि राम इज इक्वल टू श्याम प्लस, राम श्याम से 2 साल बड़ा है, समझ रहे हो, या तो ऐसे लिख लो। मान लो दूसरा एग्जांपल अगर वो आपसे कह रहा है बहुत सिंपल सा, दैट नितिन इज 2 years older than, तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देख लो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है क्वेश्चन ये, इसमें कुछ भी नहीं है, देखो ध्यान से कैसे लिख सकते हो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है आपको एग्जांपल? जब इधर क्या था, राम इक्वल श्याम प्लस 2 लिखा, 2 years ही यहाँ राम बड़ा था, यहाँ पर 2 साल नितिन बड़े हैं। जब नितिन 2 साल बड़े हैं अगर, तो हम इसको माइनस में भी लिख सकते हैं, आप बात को समझ रहे हो, माइनस इज इक्वल टू। तो ऐसे ही बच्चा यहाँ पर भी हमने क्या करा, T1 जो था वो 1 ज्यादा था T2 से, मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ भी देखो एग्जाम्पल फिर से, राम श्याम से 2 साल बड़ा है, तो हमने क्या लिखा, राम इक्वल श्याम प्लस 2, या फिर राम माइनस श्याम इक्वल टू 2। ऐसे यहां पर भी देख लो, कैसे देखोगे, यहां पर ध्यान से देखो, T1 जो है वो T2 से 1 बड़ा है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है इसलिए इतना क्लियर कर रहा हूं उसको। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 हमने लिखा। अभी यहां तक समझ में आया? अभी यहां पर बच्चा एलसीएम ले लो, एलसीएम कैसे लोगे, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। यहां पर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 24 इंटू 18 प्लस एक्स और माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स। इसको बेटा इधर का थोड़ा सा मामला इरेज कर लेते हैं हम लोग, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहां तक समझ आ रहा है? अगर बच्चों कमेंट करते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, बार बार बता रहा हूं, वरना फिर मुझसे मत कहना जब आपको समझ ना आए। अभी सब कुछ समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है बच्चा आप लोगों को, इसलिए लाइक शेयर जरूर करते रहना, और समझ ना आ रहा हो तो मत करना, जबरदस्ती कोई नहीं है सब। अभी देखो 24 इंटू 18 कितना होता है बच्चा, 24 इंटू 18 करके देखना पड़ेगा कितना होता है, 8 4 32, 8 2 16 और 3 19, ये हो गया 24, कितना आ गया, 432।
यानी कि 432 प्लस 24x माइनस फिर 24 इंटू 18 432 और प्लस का 24x और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है भाई 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, क्यों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 चल रहा है। ये तो भैया हो गया खत्म। 24 हो गया 18x 48x अपॉन 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी कि यहाँ से बन गया बच्चा एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बना माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 324 माइनस का 48x इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सही कर ले तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 48x सॉरी प्लस और माइनस का 324। सारे साइन बच्चों हमने चेंज कर लिए। हम अगर चाहे तो सारे साइन अपने चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई भी बुराई नहीं होती है। अभी इसके फैक्टर बनाने हैं बच्चा, क्या फैक्टर बनेंगे, दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको माइनस या प्लस करने पे 48 आ जाए और उसकी मल्टीप्लाई क्या होती हो लेकिन 324 होती हो। तो ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास बच्चा लोग, 54 और 6 ऐसे नंबर्स होते हैं। आपको स्प्लिटिंग बहुत बार सिखाई, आप कर सकते हो। तो 56x माइनस 56 और क्या बताया बच्चा मैंने आपको, 54 नहीं इतने सॉरी 54 और 6 आप लोग चेक कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई 324 ही हो रही होगी। अभी चेक करके दिखा देता हूँ, यहाँ चेक कर लो जरा 54 और 6 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 6 4 24 6 5 30 हो गई ना 24, देख लो। तो कोई भी बच्चों मत समझना घपला है, घपला कोई नहीं काम में, बिल्कुल ओरिजिनल काम यहाँ पर हो रहा है, कोई कैलकुलेटर का यूज नहीं हो रहा है, देख लो। और ना ही मैं कभी आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप कैलकुलेटर का यूज करिए, अपने आप हैंडमेड कैलकुलेशन करिए, सब कुछ आपको समझ आएगा। देखो तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 50 कितना बताया बार बार भूल जाते हैं, तो 54x माइनस 6x और माइनस 324 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है x, तो ये हो गया x प्लस 54। तो यहाँ से क्या आ गया x माइनस 6, यहाँ से क्या आ गया x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 6 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई माइनस का 54। इसको क्या करना होता है इग्नोर, पहले ही बताया हुआ, क्योंकि नेगेटिव आई, नेगेटिव में स्पीड हो नहीं सकती। तो तुम्हारी जो स्पीड है स्टिल वाटर में बोट की वो कितनी आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर। कैसे पता चला तुमको, कैसे पता चला, क्योंकि निगेटिव वाली बच्चा हमको यहाँ पर छोड़नी पड़ेगी और जब निगेटिव वाली हमको छोड़नी पड़ेगी तो हमको पॉजिटिव वाली बच्चा लेनी पड़ेगी और पॉजिटिव वाली लेनी पड़ेगी। तो कैसे लोगे आपको मैंने बता दिया। आई होप बच्चा यहाँ तक आपको मेरी बात बहुत ही क्लियरली समझ में आ रही होगी। आ रही है यानी जल्दी जल्दी बच्चा बताते रहा करो कमेंट करके। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई और हमारा आंसर जो आया है 6 किलोमीटर पर आवर, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद इसमें बेटा एक और आपको पार्ट दे रखा है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। ठीक है, तो देखो ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। अगर कहता खाली फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर तब तो अपन लोग क्या ले लेते x और x प्लस 1, लेकिन ऑड या इवन का जब वो नाम ले देता है तब हम क्या करते हैं, तब हमें क्या करना पड़ता है। देखो ध्यान से, इसका भी आपको सोल्यूशन कराया जाएगा बच्चा। गाइस परेशान बिल्कुल मत हो, इस चैनल पर अगर आ गए हो तो परेशानी तो आपकी सारी खत्म हो गई है। 33 का सेकंड पार्ट देखो क्या है। 33 का सेकंड पार्ट कह रहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, यानी कि अगर आप एक x प्लस 1 का स्क्वायर ले लो और एक x प्लस 3 का ले लो, ये भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड है। x प्लस 2 भी आप ले सकते हो, दैट्स ऑल योर चॉइस। ये हो गया 290। लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड सेकंड वाला x प्लस 2। ठीक है, अभी देखो क्या करोगे, इसका जब होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। यहाँ क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 टू द 6x। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर, 2x और 6x मिलके 8x और 1 और 9 मिलके 10 इज इक्वल टू 290। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 280। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 280 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ 2 से डिवाइड किया ना तो यहाँ पर भी तो करोगे फिर डिवाइड, तो ये हो जाएगा 140। समझ में आ रहा है यहाँ तक, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 140। अब 140 का कर लो फैक्टर, तो देखो 140 के जब फैक्टर करोगे तो कैसे फैक्टर करोगे, 2 टू जा 4 5 जा 20 और 7 नहीं बनेगा, 5 7 जा 35 और 4 नहीं बनेगा। अभी कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, थोड़ा सा कोशिश करेंगे, बिल्कुल बनेगा। 7 टू जा 14 और 10 देखो बना। देखो फैक्टर बनाना भी सिखा रहा हूँ, कोई नहीं सिखाएगा तुमको शहर में।
तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 10x माइनस 140। फिर भी तुम लोग लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। इतनी मेहनत करता हूं तुम्हारे साथ, तुमको फैक्टर बनाना भी सिखा रहा हूँ जो 8th क्लास का काम है, फिर भी तुम लोग जो है वो उस मेहनत का सही फल देना नहीं चाहते। उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो नहीं करते हैं, बहुत से बच्चे करते हैं, उन लोग को नहीं कह रहा हूं। तो देखो ध्यान से, एक्स प्लस 14 माइनस 10x+14, तो यहां से x माइनस 10 इक्वल 0, मतलब तुम्हारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। कितनी आ गई, 10। अभी कंफ्यूज मत हो जाना कि तुमको ऑड नंबर निकालना था, 10 कहां से आ गया, x आया है, तुम्हारा नंबर x नहीं था, तुम्हारा नंबर क्या था, फर्स्ट वाला, फर्स्ट ऑड इंटीजर तुमने क्या माना हुआ था, x+1, यानी कि तुम्हारा पहला आंसर हुआ 11, और दूसरा नंबर तुमने क्या माना हुआ था, 13। तो ये देख लो बच्चा, तुम्हारा आंसर आ गया 11 और 13। अगर तुम x और x+1 लेते तो x तुम्हारा वहां पर आता फिर जो है 11, और दूसरा तुम लेते वहां पर, अगर तुम पहले x लेते तो वहां पर तुम x+1 लेते दूसरा, तो जब वहां x+1 लेते तो वहां तुम्हारा x डायरेक्टली क्या आ जाता, 11 आ जाता। समझ आ रही है बात। यहां पर हमने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या लिए थे, ध्यान से देख लो बच्चा फिर से, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हमको यहां पर लेने थे, जो हमारा आंसर बच्चा यहां पर क्लियरली आ चुका है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लिए थे, और हमारा सॉल्यूशन बच्चों, क्या कर रहा हूं मैं, गड़बड़ काम कर रहा हूं आज थोड़ा सा, सॉरी, x+3 लिया था ना दूसरा हमने, पहले x+1 है तो दूसरा x+3 लेना, x+2 नहीं, सॉरी, तभी यहां पर 10+3 आया, क्योंकि 10 और +3 करा तो 13। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, अगर आपने वहां पर x लिया होता तो दूसरा आपने x+2 लिया होगा, है ना, राइट। तो अगर वहां पर आपने x लिया था तो आपकी वैल्यू 11 आती, और ये फिर आपकी 13 आ जाती, लेकिन आंसर दोनों का सेम आएगा। बात आ रही है समझ में, आंसर दोनों का सेम आएगा, चाहे आप x ले लो, x+2 ले लो, चाहे आप x+1 x+3 ले लो, चाहे आप x+3 x+5 ले लो, चाहे आप x+5 x+7 ले लो, x की वैल्यू तो बदल जाएगी, लेकिन आपका जो सॉल्यूशन आना है वो वही आएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, जब मैं अपनी पास क्वेश्चन कराता हूँ, तो कहते हैं सर ये x10 कैसे आ गया, हमें तो ऑड नंबर चाहिए था। तो भैया ये ऑड नंबर चाहिए था, हमारा तो x आया, x+1 नहीं आया, x+1 क्या आया है, वो 11 ही आया, x+3 क्या आया, वो 13 ही आया। बात समझ रहे हो, यहाँ मिस्टेक से यहाँ पर 2 लिख दिया था, यूज हम लोगों ने x+3 ही करा है, क्योंकि अगर यहाँ x+2 यूज कर लेते तो आंसर हमारा नहीं आ पाता बच्चों। अब इसके बाद देखो 34th क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, खुद कर लेना इसको, बहुत आसान है, अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, आपको आरएस अग्रवाल में मिल जाएगा, कोई दिक्कत हो तो मैं आपको बता दूंगा, वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। और इसमें बच्चों आपको मीडियन और मीन निकालना है, यूज फॉर्मूला। मीन का फॉर्मूला आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, मैं आपको फॉर्मूलाज बता देता हूँ। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये डायरेक्ट मेथड होता है। एक एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, वो होता है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये आपका एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, समझ रहे हो। और इसके बाद एक मेथड होता है स्टेप डेविएशन, वो बेटा हमारे सिलेबस से डिडक्ट किया जा चुका है। तो यहां तक बच्चों अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन यहां तक समझ में आए होंगे जितने मैंने आपको वीडियो में कराए हैं। अब इसके बाद एक छोटी सी आपसे एंड में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और मेरा हक भी बनता है रिक्वेस्ट करने का, जब मैंने आपको 1 घंटे से ज्यादा, इतनी देर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज आपको समझ आ रही है। अगर आपको समझ आ रही है बच्चा, तो यहाँ पर ये जो फॉलोअर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, कितने फॉलोअर्स आपको यहाँ पर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, 31 फॉलोअर्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इस फॉलोअर्स को बेटा थोड़ा सा बढ़ाओ, मेरे इसको फॉलो करो। आप कहोगे सर फॉलो कैसे करना है, तो बेटा देखो यहाँ थोड़ी सी हम सब्सक्रिप्शन की भी बात कर लेते हैं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो भी बच्चे लेना चाहते हैं, उनको उसके अंदर डेली लाइव क्लास मिलते हैं, डेली आपके टेस्ट होते हैं, क्विज होते हैं, बहुत सारे बच्चों ने ले रखे हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस, आप 24/7 भी अनअकैडमी का ऐप अगर इस्तेमाल करोगे तो अलग से आपको इसका कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर मिल जाता है पूरा सिलेबस। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो ऐसा नहीं होगा कि आपको वहां शिवम सर की मैथ्स क्लास मिलेगी, बहुत सारे मेंटोर्स की आपको मैथ्स क्लास मिलेगी, जिसकी अच्छी लगे उसकी एनरोल कर सकते हो। एसएसटी की भी क्लास मिलेगी, साइंस की भी क्लास मिलेगी, सोशल की भी क्लास मिलेगी, हिंदी की भी क्लास मिलेगी। इसके बाद बच्चों लोग करना कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अनअकैडमी का इसके लिए क्या करो, आप लर्निंग ऐप डाउनलोड करो। क्या करो, लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, और लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद उसको करो इंस्टॉल। वो एक ही बात है, डाउनलोड करो या इंस्टॉल करो। और इंस्टॉल करने के लिए अगर आपके पास प्ले स्टोर नहीं है, अगर आपका मान लो एंड्रॉयड फोन नहीं है, तो आप iOS में भी बच्चों उसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आ जाओ गेट सब्सक्रिप्शन पर, और यहाँ सिलेक्ट कर लो सीबीएसई क्लास 10। सीबीएसई क्लास 10 सिलेक्ट करने के बाद आपको मैं रेट्स बता देता हूँ। अगर आप बच्चों 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो तो आपको ये सब्सक्रिप्शन 25,000 का होता है, लेकिन
मेरा कोड जो आपको दिखाई दे रहा है ना SAGYT, अगर आप इस कोड को यूज कर लेते हो, क्या कोड है SAGYT, तो आपको मिल जाता है 10% का डिस्काउंट। और इसके साथ ही बच्चों मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ना चाहो तो आप टेलीग्राम का लिंक कॉपी करके भी हमारे पास तक आ सकते हो, अनअकैडमी से जुड़ सकते हो और आपको सारे अपडेट्स इसके अंदर भी बच्चों यहाँ से आपको मिल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक और नोटिफिकेशन दे दूं बच्चा लोग एंड में, मेरा डेली 9 PM पर अनअकैडमी पर क्लास होता है, अनअकैडमी के ऐप पर। वहां भी आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, वहां फ्री में आ सकते हो, भी मेरे कुछ क्लास आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। जो मेरे अनअकैडमी प्लस के क्लासेस हैं वो आप फ्री में एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ क्लासेस हैं जो आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। आपको मेरा वहां से प्रोफाइल का लिंक नीचे अनअकैडमी के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप मेरे वीडियो तक आ सकते हो और वहां पर वीडियो पूरा देख सकते हो। पूरा 1 घंटे का वीडियो है, एक एक चीज समझ में आएगी। ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी सीरीज वहां पर हो रही है इस समय, और पॉलिनोमियल चल रहा है। पोल्स होती है बेटा वहां इंटरेस्टिंग, क्विजेस खिलाई जाती हैं, क्विज के साथ में पोल्स खिलाई जाती हैं। 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन सही होता है, आपको अपने मोबाइल से उसका ऑप्शन करेक्ट सिलेक्ट करना हो। तो एट लास्ट आई वांट टू से थैंक यू। और बच्चों एक बार फिर इस कोड को बिल्कुल मत भूलना, इस कोड को जहां हो सके जितनी इंपॉर्टेंट डायरी हो वहां इस कोड को लिख करके रख लेना, क्योंकि इस कोड के बाद ही बच्चा आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर इस कोड को आप नहीं लगाओगे तो आपको कोई भी डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है। ये बात आप सभी को मेरी समझ आ रही है बच्चों? तो एंड में मैं आपसे यही कहूंगा, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। सब बच्चे बहुत अच्छा पढ़े, शिवम सर आपके साथ हैं। आपको 100 में से 100 नंबर दिलाने में जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद शिवम सर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट करने को तैयार है। आपके पास कोरोना पैंडेमिक में अगर पैसे की कोई दिक्कत है, किसी और तरीके की कोई दिक्कत है, आप आ नहीं सकते, आप मेरे पास जा नहीं सकते, कोई बात नहीं। घर पर बैठकर मोबाइल पर तो शिवम सर के वीडियोस देख सकते हो कि नहीं। शिवम सर तुम्हारा दिसंबर तक पूरा सिलेबस करा देने वाले हैं। यहां पर शिवम सर केवल उसी बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे जो शिवम सर के पास चल करके आएगा। जो शिवम सर के पास आएगा, शिवम सर उसको भी पढ़ाएंगे जो घर बैठ करके शिवम सर के वीडियोस को देखेगा। और यूट्यूब में अगर कोई भी बच्चा कमेंट करके कोई भी क्वेरी पूछता है तो उसकी क्वेरी का जवाब भी उसको मिल जाता है। बच्चों सही कह रहा हूं कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बताते क्यों नहीं हो? इतनी मेहनत आप लोग के साथ में कर रहा हूं, तो बच्चों आप लोगों की तरफ से भी अगर मुझे प्यार नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो शिवम सर का मोटिवेशन भी डाउन हो जाएगा। इसको डाउन नहीं करना है, इसको उठाना है बच्चों। क्या करना है? इसको उठाना है। कैसे उठाओगे? वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, जो लोग वीडियो पर नहीं आ पा रहे हैं उन तक भी पहुंचाओ कि देखो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बोर्ड्स की तैयारियां करने को मिल रही है अनअकैडमी के चैनल पर। बिल्कुल एक पैसा नहीं देना आपको भी। यूट्यूब पर आओ, डेली पूरे वीडियो को देखो, एंड तक देखो, कोई क्वेरी है यूट्यूब में पूछो। आपको कोरोना पेंडेमिक में कितनी बड़ी हेल्प मिलने वाली है। अगर फिर भी आप इस हेल्प को नहीं ले पाए तो अपने आप की किस्मत को समझना कि बहुत खराब है कि नदी आपके पास बह रही थी और आप पानी पी नहीं पाए। तो इसमें नदी का कसूर नहीं है, कसूर आपका है, क्योंकि आप वहां तक चलकर जा नहीं पाए आलस की वजह से। ये आपका आलस्य होगा जो आपको बोर्ड्स में नंबर नहीं दिलवा पाएगा। शिवम सर इज रेडी, शिवम सर इज रेडी टू हेल्प यू। हर बच्चे की शिवम सर हेल्प करने को तैयार हैं, लेकिन हेल्प उसी बच्चे की हो पाएगी जो बच्चा खुद से चाहेगा। तो एट लास्ट अगेन आई वांट टू से यू जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।